ब्लैक होल एक अत्यधिक घनत्व यानी डेंसिटी वाली बॉडी है जिसकी ग्रेविटी से प्रकाश की किरणों का भी बचकर निकल पाना असंभव है। ब्लैक होल में अत्यधिक कम क्षेत्र में इतना ज्यादा मास होता है कि उससे पैदा हुई ग्रेविटी किसी भी अन्य फोर्स से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है और इसके प्रभाव से प्रकाश भी नहीं बच पाता है। नमस्कार, आज हम ब्लैक होल के बारे में जानेंगे। ब्लैक होल की कल्पना 18वीं सदी में ग्रेविटेशन के ज्ञात नियमों के आधार पर की गई थी। इसके अनुसार किसी बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा या उसका आकार जितना ज्यादा छोटा होगा, उस बॉडी की सतह पर उतनी ही ज्यादा ग्रेविटी होगी। जॉन मिशेल और पियरे साइमन लाप्लास दोनों ने स्वतंत्र रूप से ये बात कही थी कि अत्यधिक मास या अत्यधिक छोटे आकार की बॉडी की ग्रेविटी के प्रभाव से किसी का भी बचना असंभव है। लाइट भी इससे बच नहीं पाएगी। इन बॉडीज को ब्लैक होल नाम जॉन व्हीलर ने 1967 में दिया था। भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञों ने यह पाया है कि ब्लैक होल के पास काल और अंतराल यानी स्पेस और टाइम की विचित्र प्रॉपर्टीज होती हैं। इन्हीं मिस्टीरियस प्रॉपर्टीज की वजह से ब्लैक होल साई-फाई लेखकों का पसंदीदा टॉपिक रहा है। लेकिन ब्लैक होल फिक्शन नहीं है। दरअसल ब्लैक होल का जन्म तारे यानी स्टार की मृत्यु से होता है। गैलेक्सी में उपस्थित धूल एवं गैसों के अत्यंत विशाल बादल से तारे का निर्माण आरंभ होता है, जिसे नेबुला कहते हैं। नेबुला के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है और 23 से 28% हीलियम तथा अल्प मात्रा में कुछ भारी एलिमेंट्स भी होते हैं। जब धूल और गैस से भरे हुए बादल की डेंसिटी में वृद्धि होती है, उस समय ये बादल अपनी ही ग्रेविटी के कारण कंप्रेस होने लगता है। बादल में कंप्रेशन के साथ साथ उसके केंद्र भाग के टेम्परेचर एवं प्रेशर में भी वृद्धि हो जाती है। अंततः टेम्परेचर और प्रेशर इतना अधिक हो जाता है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में टकराने लगते हैं और हीलियम के न्यूक्लियस का निर्माण करने लगते हैं। ऐसे में तारों के अंदर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन आरंभ हो जाता है। तारों के अंदर यह अभिक्रिया एक नियंत्रित हाइड्रोजन बम विस्फोट के समान होती है। इस प्रक्रिया में प्रकाश तथा हीट के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस प्रकार यह बादल ऊष्मा और प्रकाश से चमकता हुआ तारा बन जाता है। थर्मोन्यूक्लियर से निकली प्रचंड ऊष्मा से ही तारों का ग्रेविटेशन संतुलन में रहता है, जिससे तारा अधिक समय तक स्थायी बना रहता है। अंततः जब तारे के भीतर मौजूद हाइड्रोजन तथा अन्य न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है, तब वह अपने ग्रेविटेशन को संतुलित करने के लिए पर्याप्त ऊष्मा नहीं प्राप्त कर पाता है। ऐसे में तारा ठंडा होने लगता है। वर्ष 1935 में भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यन चंद्रशेखरन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अपने ईंधन को समाप्त कर चुके सोलर मास से 1.5 गुना ज्यादा द्रव्यमान वाले तारे, जो अपनी ही ग्रेविटी के विरुद्ध स्वयं को नहीं संभाल पाता है, उस तारे के अंदर एक विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। विस्फोट के बाद यदि उसका अवशेष बचता है तो वह अत्यधिक डेंसिटी वाला न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। गैलेक्सी में ऐसे बहुत से तारे हैं जिनका मास सूर्य से 3-4 गुना से भी ज्यादा है। ऐसे तारों पर ग्रेविटी अत्यधिक होने के कारण तारा कंप्रेस होने लगता है और स्पेस टाइम डिस्टॉर्ट होने लगता है। परिणाम स्वरूप जब तारा किसी क्रिटिकल लिमिट तक कंप्रेस हो जाता है और अपने आसपास के स्पेस टाइम को इतना अधिक डिस्टॉर्ट कर लेता है कि डिसअपीयर हो जाता है। यही वो अदृश्य बॉडी है जिन्हें हम ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल फिजिक्स के सभी नियमों का पालन करते हैं। उनकी विचित्र प्रॉपर्टीज उनके ग्रेविटेशन के इफेक्ट के कारण पैदा होती हैं। 1679 में आइजैक न्यूटन ने प्रमाणित किया था कि यूनिवर्स की सभी बॉडीज एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं। ग्रेविटेशन फिजिक्स में सभी फंडामेंटल फोर्सेस की तुलना में
सबसे कमजोर बल है। हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले अन्य फोर्स जैसे कि इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशन की तुलना में काफी ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण हमारे यूनिवर्स को आकार देता है क्योंकि यह काफी ज्यादा दूरियों तक भी प्रभावी होता है। उदाहरण के लिए इस फोर्स के प्रभाव से चंद्रमा ग्रहों की यानी कि मून्स, प्लैनेट्स सन की और सन गैलेक्सी के केंद्र की परिक्रमा करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा हमारे ग्रेविटेशन के ज्ञान को बढ़ाया है। उन्होंने ये प्रूफ किया है कि प्रकाश एक सीमित गति अर्थात लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक चाल से नहीं चल सकता है। इसका मतलब यह है कि स्पेस और टाइम एक दूसरे से संबंधित है। 1915 में उन्होंने ये सिद्ध किया कि हैवी बॉडी अपने स्पेस टाइम के चारों डायमेंशंस यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट एंड फोर्थ डायमेंशन टाइम को डिस्टॉर्ट करते हैं और स्पेस टाइम के इस डिस्टॉर्शन को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। जैसे कि किसी चादर पर एक भारी लोहे की गेंद रख दी जाए तो वह चादर डिस्टॉर्ट हो जाएगा। अब उसके आसपास मार्बल्स को बिखरा दें तो वे उस गेंद की परिक्रमा करते हुए गेंद के पास तक पहुंच जाएंगे। यहाँ चादर स्पेस है और गेंद एक हैवी बॉडी है और चादर में आया हुआ डिस्टॉर्शन ग्रेविटेशन फोर्स। ब्लैक होल के अंदर पूरा मास एक अत्यधिक छोटे बिंदुनुमा क्षेत्र में सीमित होता है। इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। इवेंट होराइजन ब्लैक होल को घेरे हुए एक इमेजिनरी बाउंड्री है जो ब्लैक होल के पास जा सकने की सुरक्षित सीमा दर्शाता है। इवेंट होराइजन को पार करने के बाद में लौटना असंभव है। इस लिमिट के बाद आप ब्लैक होल के ग्रेविटेशन की चपेट में आकर उसकी सेंट्रल सिंगुलैरिटी में समा जाएंगे। ब्लैक होल की रेडियस को जर्मन साइंटिस्ट स्क्वार्टचिल के सम्मान में स्क्वार्टचिल रेडियस कहा जाता है। स्क्वार्टचिल रेडियस ब्लैक होल के मास के प्रोपोर्शन में होती है। वैज्ञानिकों ने स्क्वार्टचिल रेडियस 6 माइल से लेकर हमारे सोलर सिस्टम के आकार तक की पाई है, लेकिन थ्योरेटिकली ब्लैक होल इस लिमिट से छोटे और बड़े भी हो सकते हैं। कंपैरिजन के लिए यदि पृथ्वी के सभी द्रव्यमान को दबाकर एक मार्बल के आकार का कर दें तो वह ब्लैक होल बन जाएगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लैक होल में मैटर कितने प्रेशर और कितनी ज़्यादा डेंसिटी का होता है। किसी ब्लैक होल का अत्यधिक मास होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक है उसकी डेंसिटी का अधिक होना। सूरज के मास के लिए यह लिमिट 3 किलोमीटर है, अर्थात सूरज के सारे मास को कंप्रेस करके 3 किलोमीटर की त्रिज्या में लिमिटेड कर दें तो वह ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि सूरज की रेडियस लगभग 7 लाख किलोमीटर है। मान लीजिए अचानक से सूरज एक ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाए तो धरती का क्या होगा? क्या उसकी परिक्रमा यानी कि चक्कर लगाना बंद हो जाएगा? क्या धरती ब्लैक होल में समा जाएगी? इसका उत्तर यह है कि पृथ्वी पर इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि सूरज का मास वही है, उसका ग्रेविटेशन भी वही होगा। डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं आया है, जिससे पृथ्वी पर ग्रेविटेशन का इफेक्ट सेम रहेगा। पृथ्वी पहले की तरह ही चक्कर लगाती रहेगी। यह बात और है कि सूरज से ऊष्मा यानी कि हीट नहीं मिल पाने के कारण हम सभी ठंड के कारण समाप्त हो जाएंगे। ब्लैक होल पर चर्चा अगले अंक में जारी रहेगी। ये अंक आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और ब्लैक होल कैसे किसी तारे को निगल जाता है ये जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा।